हेलो एवरीवन। तो आप सभी का सीजी व्यापम पीएचई जेई का एग्ज़ाम हो चुका है। तो उसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं विद सॉल्यूशंस। तो जैसा कि आपने देखा था कि आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं किसके, टेक्निकल के। उन सभी 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट 2 पार्ट और आएंगे जिसमें कि हम नेक्स्ट 25 एंड 25, तो अपने पूरे कितने हो जाएंगे 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई वेलकम यू ऑल ऑन दी गेट एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन जिसमें कि हम टोटल 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, अरेंज दीज एक्शंस इन ऑर्डर टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग इफेक्टिवली इन अ हिली टेरेन। तो क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग को यूज करना है हिली टेरेन में, तो वहां पे आपका प्रोसीजर क्या होगा, या जो भी स्टेप्स आपके सामने दिए हुए हैं उन सारे स्टेप्स को आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, उसको अरेंज करना है। तो जब भी आप क्या करते हैं, लेवलिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक ऐसा पॉइंट देखना होता है जहां से कि हमें क्लियर लाइन ऑफ साइट मिल जाए। उसके बाद उस पॉइंट को मिलने के बाद जब हमें वो पॉइंट मिल जाता है वहां पे हम इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हैं। अपना नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करना जहां की एलिवेशन क्या हो, नोन हो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टेप करते हैं वो क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल को मेजर करते हैं। क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल को मेजर करते हैं। अब जब अपने पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स आ गए हैं और हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग की, तो फिर हम क्या करते हैं, जो भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं उनको लगा के हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो भी डिफरेंस इन एलिवेशन है। क्यों, क्योंकि जो अपना एलिवेशन, जो अपना लेवलिंग का मेन पर्पज क्या है, एलिवेशन को फाइंड आउट करना, टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनको एलिवेशन को फाइंड करेंगे और उसके बाद हम वो जो भी हमारी फाइंडिंग्स होगी, जो भी हमने फाइंड आउट किया है उसको हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे, जिसको आप क्या बोलते हैं, चेक लगाना। क्या बोलते हैं, चेक लगाना। तो चलिए हम इन सारे स्टेटमेंट्स को, या आप बोले सारे जो भी आपके दिए गए हैं, क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको हम अरेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की थी कि हम एप्रोप्रिएट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जहां से आपको क्लियर लाइन ऑफ साइट मिल जाए। ठीक है, तो अपना पहला क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फर्स्ट स्टेप इज ऑप्शन बी। सो हियर वी आर हैविंग बी एंड हियर आल्सो वी आर हैविंग बी। तो अपना पहला स्टेप क्या हो गया, बी हो गया। फिर दूसरा हमने बात की थी कि जब हमें पॉइंट का पता चल जाएगा फिर हम वहां पे क्या करेंगे, अपना इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सेटअप द इंस्ट्रूमेंट सिक्योरली एट अ नोन एलिवेशन पॉइंट विद स्टेबल फुटिंग। अब हमने क्या कर लिया, अपना इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप अपना क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। नेक्स्ट हमने बात की थी कि जब हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर लेंगे फिर हम मेजर करेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल एंगल को हम मेजर करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू मेजर दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल एंगल्स एक्यूरेटली टू ईच टारगेट पॉइंट फ्रॉम योर सेटअप लोकेशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा अपना सी। तो यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है। फिर हमने बात की थी कि जब अपने पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा और वर्टिकल एंगल आ जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगा के क्या फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस इन एलिवेशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट एलिवेशन डिफरेंसेस बेस्ड ऑन मेजर्ड एंगल्स एंड डिस्टेंस आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑल नेसेसरी डेटा। क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं कि अगर अपने पास ये डिफरेंस, ये पता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है, ये अपना ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है, और हमें एलिवेशन एंगल पता है, हमें एलिवेशन एंगल अगर ये पता है, ये थीटा, तो हम ये वर्टिकल डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। ठीक है, यहाँ से tan थीटा लगा के हम क्या करेंगे, दिस वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दिस d tan थीटा। ये अगर अपने पास d है तो ये क्या हो जाएगा, d tan थीटा, यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है,
तो कहने का मतलब कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगा के अपना क्या निकालेंगे, डिफरेंस इन एलिवेशन। अब ये सारी चीजें जब अपने पास आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, अपने पॉइंट्स को वैलिडेट करेंगे, जो भी हमने निकाला है डिफरेंस इन एलिवेशन उसको हम वैलिडेट करेंगे। तो नेक्स्ट अपना क्या हो जाएगा, ई, और देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डी। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बी, ए, सी, ई एंड देन डी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ डायामीटर एंड लेंथ ऑफ डबल बार्स फॉर स्लैब थिकनेस ऑफ 230 mm विद स्पेसिंग 300 mm। तो जब हम डबल बार की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि स्पेसिंग लगभग 300 mm की रखी जाती है, ठीक है। और जो अपना डाया होता है किसका, डाया जो होता है डबल बार का क्या होता है, स्लैब की थिकनेस का 1/8 होता है। क्या होता है, स्लैब की थिकनेस का 1/8। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि जो डाया यहाँ से हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे किसकी, डाया की, तो डाया यहाँ से क्या निकल के आएगा, 1/8 ऑफ स्लैब थिकनेस। तो स्लैब थिकनेस अपने पास कितनी है, 230 mm, कितनी है, 230 mm है। तो यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 20, दिस इज कमिंग आउट टू 28.5 mm, ठीक है। तो ये अपना क्या निकल के आएगा, 28.5 mm आपका क्या निकल के आ जाएगा, डाया ऑफ दी डबल बार। तो अगर आपका 28.5 mm निकल के आया है तो आप सेफर साइड के लिए उससे ज्यादा की तरफ जाएंगे, कम की ओर नहीं जाएंगे। तो आपका जो डाया ऑफ डबल बार है वो 28.5 mm से ज्यादा होना चाहिए। तो 28.5 से नियरर कौन सा अपने पास, 30 mm। कौन सा अपने पास, 30 mm, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 30 mm। तो एक ही ऑप्शन अपने पास बचता, ऑप्शन नंबर बी। तो अपना जो डाया ऑफ द डबल बार निकल के आ गया 30 mm। अब हम बात करते हैं किसकी, लेंथ की। तो जो लेंथ होती है, ठीक है, जो लेंथ होता है डबल बार का वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, ठीक है। पहला फैक्टर अपना हो जाएगा कि जो बार डाया है, जो आपने निकाल लिया कितना, 30 mm। उसके बाद जो आपकी ज्वाइंट विड्थ होगी, ठीक है, जो आप ज्वाइंट लगा रहे हैं, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट लगा रहे हैं, उसकी जो ज्वाइंट विड्थ होगी उस पर भी डिपेंड करेगा। और उसके अलावा और भी अदर फैक्टर्स होंगे जिसपे वो डिपेंड करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आपका लेंथ होना चाहिए डबल बार का वो डिपेंड करता है इस चीज पे कि लेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो जो भी उसको क्या मिलने वाला है, सफिशियंट बॉन्ड स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। कि जो भी, क्योंकि जो डबल बार है वो लोड को ट्रांसफर करेगा, तो जो भी आपके डिफरेंट स्लैब्स है जिनको वो कनेक्ट कर रहा है उस पर क्या है, एक सफिशियंट बॉन्ड स्ट्रेंथ वो दे सके और लोड को ट्रांसफर कर सके। तो यहां से जो आपका, अगर आपने डाया भी निकाल लिया तो आपका आंसर एक ही बचता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो लेंथ होती है फॉर 230 mm थिकनेस ऑफ स्लैब कितनी होती है, 400 mm होती है। कितनी होती है, 400 mm होती है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहाँ पे एक टेबल भी मैंने लगाई है जिसमें स्लैब थिकनेस आपको डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे 230 की, तो 230 के लिए जो डाया निकल के आ रहा है 30 mm निकल के आ रहा है, ठीक है। और लेंथ कितनी है, 400 mm निकल के आ रही है, ठीक है। और स्पेसिंग आपके पास कितनी है, 300 mm। तो क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या दिया, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, और आपसे ये दोनों चीजें पूछी गई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डाया 30 mm एंड लेंथ इज 400 mm, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसका कि ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अरेंज द स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, कैलकुलेट एंड एडजस्ट फॉर लोकल अट्रैक्शन इन अ क्लोज ट्रैवर्स। अब जब हम क्लोज ट्रैवर्स की बात करते हैं तो आपने दो मेथड पढ़े होंगे, ठीक है, जो आपने एरर निकालते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, इंक्लूडेड एंगल से आप निकालते हैं, और एक आप डायरेक्टली क्या करते हैं, जो भी सारी लेंथ दी है फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग से आप कैलकुलेट करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि कभी भी हम क्या करना चाह रहे हैं, लोकल अट्रैक्शन निकाल रहे हैं क्लोज ट्रैवर्स में, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग सभी लाइन की निकालेंगे। तो अपना पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को निकालना। उसके बाद जब अपने पास फोर बियरिंग और बैक बियरिंग आ जाएगी तो हम उन फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का सभी स्टेशन में क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। फॉर द गिवन लाइन
वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री के बराबर है तो हम मानते हैं कि वो जो लाइन है, लाइन ए बी है, तो ए और बी स्टेशन दोनों क्या है कि लोकल अट्रैक्शन से क्या है, लोकल अट्रैक्शन उसमें नहीं है, हम ये मान के चलते हैं। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग है उनका डिफरेंस निकालेंगे। अब डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा कि अपना कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है और कौन सा नहीं है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इस लोकल अट्रैक्शन के कारण जो भी एंगुलर एरर हो रही है, जो भी एंगुलर एरर हो रही है, जो भी लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड स्टेशन है, वहां पे हम एंगुलर एरर को कैलकुलेट करेंगे। अब जब हमें एंगुलर एरर आ चुकी है तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि वो भी जो ऑब्जर्व्ड बियरिंग है, जो ऑब्जर्व्ड बियरिंग है उसमें हम क्या कराएंगे, करेक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, करेक्शन लगाएंगे। अब करेक्शन लगाने के बाद हम एक बार फिर से चेक करेंगे कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है आफ्टर अप्लाइंग द करेक्शन, वो क्या थ्योरेटिकल वैल्यू के सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने स्टेप्स हो जाएंगे, तो सबसे पहले हमने बात की किसकी, सबसे पहले हमने बात की है किसकी, फर्स्ट स्टेप अपना क्या था, ऑब्जर्व द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ ऑल ट्रैवर्स लाइन। तो फर्स्ट अपना क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो अपने पास फोर बियरिंग और बैक बियरिंग आ चुका है, तो हम ये देखते हैं कि उन दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री के बराबर है या नहीं है। तो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द स्टेशंस वेयर फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग डिफर बाय वैल्यूज अदर देन 180 डिग्री। तो ऐसे स्टेशन जहां पे फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री से अलग होगा, वही क्या होंगे, लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सी। तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमने बात की कि इंक्लूडेड एंगल हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो जो भी स्टेशन क्या है अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन, वहां पे हम एंगुलर एरर को कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट अपना क्या हो जाएगा, डी। तो यहां से क्या निकल के आया, डी एंड डी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अपने पास क्या होता है कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अगर हमने एंगुलर एरर निकाल ली है, अब एंगुलर एरर निकालने के बाद हम फिर क्या करेंगे, उन सारे लोकल अट्रैक्शन जिस भी कहाँ पे है, पॉइंट्स पे है, जिस भी स्टेशन पे है, हम वहां पे करेक्शन लगाएंगे। तो क्या कराएंगे, करेक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ई। अब करेक्शन लगाने के बाद जो भी इंटीरियर एंगल का सम आ रहा है उसको हम कंपेयर करेंगे किससे, थ्योरेटिकल वैल्यू फॉर द क्लोज्ड ट्रैवर्स से हम कंपेयर करेंगे, या जो भी अपना क्या आ रहा बियरिंग्स आ रही है उसको भी हम रीचेक करेंगे। तो नेक्स्ट अपना क्या हो जाएगा, ए। तो यहां से अपना ऑप्शन क्या आ जा रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, करेक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज बी, सी, डी देन ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी जो क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट इन विच द वाटर इन द मिक्स टेंड्स टू राइज टू द सरफेस व्हाइल प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फ्रेश कंक्रीट की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें कि पानी क्या है, सरफेस में निकल के आता है, बाहर की ओर निकल के आता है ड्यूरिंग दी प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग। तो अगर आप बात करते हैं सेग्रीगेशन की, तो सेग्रीगेशन क्या होता है, जो भी अपने कोर्सर एग्रीगेट है उनको वो अलग हो जाते हैं, वो क्या होता है, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट बल्किंग की बात करते हैं, तो आपको पता है सैंड बल्किंग के बारे में आप जानते होंगे, वॉल्यूम का राइज होता है। क्रीप भी आपको पता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका निकल के आता है वो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें कि वाटर क्या होता है, बाहर की ओर निकल के आता है। ठीक है, किससे, कंक्रीट से, और आपको क्या है, बाहर की ओर दिखाई देता है। ठीक है, सरफेस में आपको वाटर दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्लीडिंग। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, तो जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है स्लोप ऑफ स्टेयर्स शुड नॉट बी फ्लैटर 25 डिग्री टू 100 डिग्री। असर्शन बोल रहा है 25 डिग्री इज सेफ स्लोप एंड रीजन बोल रहा है 25 डिग्री इज फ्लैटर। ठीक है, अपने पास क्या है, असर्शन इज 25 डिग्री इज सेफ स्लोप एंड रीजन बोल रहा है 25 डिग्री इज फ्लैटर। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, स्टेयर केस की,
तो आपने देखा होगा कि जो स्टेयरकेस हम जनरली प्रोवाइड करते हैं, तो जो कोड में वैल्यू दी हुई है कि जो हम स्लोप रखते हैं किसका, स्टेयरकेस का, तो स्टेयरकेस का स्लोप जो हम जनरली रखते हैं एज पर दी कोड अपने पास कितना 25 डिग्री टू 40 डिग्री, 25 डिग्री टू 40 डिग्री स्लोप हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जनरली आपने बुक्स में पढ़ा होगा, बुक्स में कई जगह लिखा रहता है 30 डिग्री टू 45 डिग्री स्लोप हम देते हैं, ठीक है। तो जो स्लोप ऑफ स्टेयरकेस है वो 25 डिग्री टू 40 डिग्री हम देते हैं, ठीक है। तो अगर एसर्शन बोल रहा है कि 25 डिग्री इज सेफ स्लोप, तो ये करेक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपना जो कोडल प्रोविजन है वो ये बोलता है कि जो स्लोप हम देते हैं स्टेयरकेस के लिए वो कितना देते हैं 25 डिग्री टू 40 डिग्री। तो अगर एसर्शन बोल रहा है कि 25 डिग्री सेफ स्लोप है तो एकदम करेक्ट है। रीजन बोल रहा है 25 डिग्री इज फ्लैटर, तो 25 डिग्री फ्लैटर कहाँ है? अगर 25 डिग्री अपने पास स्लोप अलाउेबल है तो फ्लैटर नहीं होगा, फ्लैटर तो इससे कम हो जाएगा। अगर कोई यहाँ पे दिया होता 20 डिग्री तो वो ऑप्शन क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। तो रीजन अपना क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली ए इज ट्रू, ओनली ए इज ट्रू। तो अपने पास क्या हो जाएगा, दी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए इज ट्रू। तो आपको यहाँ पे बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जो स्लोप दिया गया है स्टेयरकेस का वो कितना दिया गया है 25 डिग्री टू 40 डिग्री आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स एंड लेबल्ड एज assertion A एंड द अदर एज रीजन R। तो assertion A बोलता है फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन द सुपर एलिवेशन शुड फुली काउंटरैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर द फुल डिजाइन स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट, सुपर एलिवेशन इज लिमिटेड टू 7% if radius of curve is less than the desirable minimum. It is limited to 5% if the radius is more than desirable minimum. Examine above two statements carefully and select the करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो। तो अगर हम बात करते हैं मिक्स ट्रैफिक कंडीशन की, तो आपने देखा होगा कि जब मिक्स ट्रैफिक कंडीशन की हम बात करते हैं तो जो सुपर एलिवेशन को हम मानते हैं कि जो सुपर एलिवेशन हम किसके लिए डिजाइन करते हैं, फॉर दी 75% ऑफ स्पीड। किसके लिए डिजाइन करते हैं, फॉर दी 75% ऑफ द डिजाइन स्पीड। तो यहाँ पे असर्शन में लिखा हुआ है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर द फुल डिजाइन स्पीड। तो हम फुल डिजाइन स्पीड के लिए डिजाइन नहीं करते हैं, किसके लिए करते हैं, फॉर दी 75%। किस लिए करते हैं, फॉर दी 75% के लिए हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो अपना असर्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए इज फॉल्स, ठीक है ना। तो ए इज फॉल्स आ जाएगा, आर इज ट्रू। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगर आप रीजन की बात करते हैं तो रीजन एकदम परफेक्टली सही है, जिसपे कि लिखा गया है कि अगर आपका रेडियस ऑफ कर्व क्या है, डिजायरेबल मिनिमम से कम है, तो आप क्या करते हैं, जो सुपर एलिवेशन है ई मैक्सिमम कितना देते हैं, 7 देते हैं। और अगर आपका क्या है, रेडियस मोर देन डिजायरेबल मिनिमम है, तो आप क्या करते हैं, जो अपना ई मैक्स है उसको लिमिटेड करके 5% पे कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का अपना जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 इज अरेंज द फॉलोइंग रोड डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करते हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता ही होगा, सबसे पहले क्या आया था, नागपुर रोड प्लान आया था, देन क्या आया था, बॉम्बे प्लान आया था, देन लखनऊ आया था। तो अपना फर्स्ट क्या हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा, देन बॉम्बे हो जाएगा, देन लखनऊ रोड प्लान हो जाएगा। उसके बाद आप खुद ही देख रहे हैं विजन 2021 हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या है 2, तो फर्स्ट में 2, यहाँ पे भी 2 है। सेकंड में क्या है अपना 4, तो सेकंड में 4, थर्ड में थर्ड एंड फोर्थ में फर्स्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि आपको पता है कि नागपुर रोड प्लान कब आया था, नागपुर रोड प्लान आया था 1963 तक चला था, ठीक है। उसके बाद बॉम्बे 61 से क्या चला था, 81 चला था। उसके बाद जो आपका लखनऊ है वो 81 से 2001 चला था, ठीक है। तो जो आपका नागपुर रोड प्लान आया था 1943 में आ गया था, बॉम्बे रोड प्लान क्या आ गया था 1961 में आ गया था, और लखनऊ रोड प्लान कब आ गया था अपना 1961 में आपका बॉम्बे आ गया, लखनऊ आ गया 1981 से 2001।
अब 2001 में जब अपना लखनऊ खत्म हो गया तो विजन 2021 तो उसके बाद ही आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मैच दी फॉलोइंग्स। अब आपको यहां से क्या करना है, इन सभी को मैच करके आपको आंसर देना फॉर द गिवन ऑप्शन। चलिए, तो आपके पास क्या है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहला स्टेटमेंट जो लिस्ट 2 में है, डिटरमाइन द सेटिंग टाइम, तो आप यहीं से देख पाएंगे कि जो सेटिंग टाइम आपको कौन देता है, कौन सा इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट देता है। तो अपना सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो अगर आप यहां से मैच करना स्टार्ट करते हैं तो सी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट अपने पास क्या है, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कौन एसेस करता है अपने पास, फाइननेस टेस्ट। कौन देता है, फाइननेस टेस्ट आपको क्या देता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन देता है। तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए का 2, A2 और A2 अभी तीनों में क्या है अपने पास, ए का 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेजर्स वाटर रिक्वायरमेंट फॉर स्टैंडर्ड पेस्ट, तो ये किसकी बात कर रहा है, कंसिस्टेंसी टेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3। तो यहां से क्या निकल के आएगा, बी थर्ड। तो बी थर्ड, बी फोर्थ तो ये कैंसिल हो गया, बी 5 ये कैंसिल हो गया। तो अपना करेक्ट ऑप्शन यहीं से बन जाता है सी का, बी ऑप्शन बन जाता है सी का 1। आगे भी हम देख लेते हैं, इवेल्युएट्स वॉल्यूम स्टेबिलिटी आफ्टर सेटिंग, तो ये अपने पास क्या है, साउंडनेस टेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है ना, जो साउंडनेस की हम बात करते हैं वही किसकी बात करता है, आप देखे होंगे कि अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइन एंड अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया। तो अनसाउंडनेस क्या होता है, वॉल्यूम चेंजेस आफ्टर दी सेटिंग। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, साउंडनेस टेस्ट से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइंस दी स्ट्रेंथ ऑफ हार्डेंड सीमेंट, वो क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या करता है, हार्डेंड सीमेंट की क्या करता है, स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, आप यूटीएम में देखा होगा कि आपने 1:3 का मोटार बनाते हैं सीमेंट की, अगर हम बात करते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको यूटीएम में टेस्ट करते हैं। तो यहां से जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज A2, B3, C1, D4 एंड E5। सो दी फॉर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन नंबर बी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग अकॉर्डिंग टू पीव थ्योरी द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर इज इमुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंशियल फ्रेम। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो आप डायरेक्टली बात करते हैं PIEV थ्योरी की बात चल रही है, जो पीव थ्योरी की बात चल रही है, तो इस क्वेश्चन में आपके पास आंसर सीधा सीधा सामने क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि अगर आपको PIEV का क्या है फुल फॉर्म भी पता है तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। और यहाँ पे PIEV क्या है, आपको एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो अगर किसी को फुल फॉर्म भी नहीं पता है तो वो भी इसका आंसर डायरेक्टली कर सकता है। पहला लेटर क्या है, P, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, परसेप्शन। नेक्स्ट क्या है I, तो क्या हो जाएगा, इंटेलेक्शन। नेक्स्ट क्या है E, तो क्या हो जाएगा, इमोशन। नेक्स्ट क्या है V, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूशन। तो पहला क्या है P, दैट इज सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है I, दैट इज फोर्थ, तो ये फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है E, दैट इज फर्स्ट, देन क्या है अपने पास थर्ड, वॉल्यूशन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली किसी ने अगर किसी को याद भी नहीं है तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगर वो क्या है कि अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देता और थ्योरी का नाम ऐसे बोल के, तो आपको क्या है उसके फुल फॉर्म याद होने चाहिए कि P इज परसेप्शन, I इज इंटेलेक्शन टाइम, E इज इमोशन टाइम एंड V इज वॉल्यूशन टाइम। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन नंबर सी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर ट्रैफिक फोरकास्टिंग। तो अगर हम बात करते हैं ट्रैफिक फोरकास्टिंग की, तो ट्रैफिक फोरकास्टिंग के लिए कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट अपने पास क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फोरकास्ट आर रेयरली ट्रू। नेक्स्ट इज द अंडरलाइंग कैजुअल सिस्टम विल रिमेन सेम इन द फ्यूचर। नेक्स्ट इज फोरकास्ट फॉर ग्रुप ऑफ आइटम्स इज एक्यूरेट देन इंडिविजुअल आइटम्स। नेक्स्ट इज शॉर्ट रेंज फोरकास्ट आर लेस एक्यूरेट देन लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की, स्टेटमेंट नंबर 4 बोल रहा है कि शॉर्ट रेंज फोरकास्ट आर लेस एक्यूरेट देन लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। ठीक है, तो आप खुद ही समझे कि जब आप शॉर्ट टर्म का फोरकास्ट करेंगे तो जो आपके जो वेरिएबल्स है, क्या है, जो वेरिएबल्स है वो आपको ज्यादा एक्यूरेट मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में जो भी वेरिएबल्स है वो ज्यादा डिफर करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में आपको ज्यादा जो वेरिएबल्स है वो डिफर नहीं करेंगे, बट लॉन्ग टर्म में क्या है वो ज्यादा डिफर करेंगे। तो इसका मतलब कि जो भी फ्लक्चुएशंस है वो आपको शॉर्ट रेंज में कम मिलेंगी और लॉन्ग टर्म में ज्यादा मिलेंगे। तो जब एक्यूरेसी की बात आती है तो एक्यूरेट जो एस्टिमेट होगा वो कौन सा होगा, जिसमें कि फ्लक्चुएशंस कम है। ठीक है, जिसमें कि फ्लक्चुएशंस कम होंगे। ठीक है, वैल्यू ज्यादा डिफर नहीं कर रही होगी। तो जो आपका शॉर्ट टर्म फोरकास्ट है वो मोर एक्यूरेट होगा देन दी लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत हो जाएगा। तो 4 गलत हो जाएगा, तो ये पहले ही गलत हो गया। ठीक है, अब आपके पास बचता है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड की हम बात करते हैं। ठीक है, तो फोरकास्ट आर रेयरली ट्रू, एकदम सही बात है कि फोरकास्ट जरूरी नहीं है कि वो क्या है, सही ही हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 की। तो ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है फोरकास्ट फॉर ग्रुप ऑफ आइटम्स इज एक्यूरेट देन इंडिविजुअल आइटम। एकदम सही बात बोल रहा है कि जब हम क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ आइटम्स की बात करेंगे तो वहां पे जो आपके वेरिएबल्स है, ठीक है, तो आपको क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स है, जो भी आपके एरर्स है वो एक्यूमुलेट ना होके क्या हो जाएंगी, वो एरर क्या हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए क्या हो जाएगा, ये एक्यूरेट हो जाएगा। और ये क्या है, द अंडरलाइंग कैजुअल सिस्टम्स विल रिमेन सेम इन द फ्यूचर्स, क्योंकि जो भी हम किसके टाइम, फोरकास्टिंग के टाइम जो भी हम लेते हैं, जो भी वैल्यूज लेते हैं, हम उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं फॉर द गिवन टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो आपका जो फोरकास्टिंग के लिए जो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 11 इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन की। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर है, कौन सा था ये, 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन एट बी ऑफ मेंबर बीसी, मेंबर बीसी की बात चल रही है। ठीक है, फॉर द फ्रेम सोन इन द फिगर इज टेक EI एज कांस्टेंट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनानी है फॉर द मेंबर बीसी। मेंबर बीसी के लिए आपको स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनानी है। तो आपको पता है जब हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन की हम बात करते हैं, ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन होती है। तो स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फ्री एंड मूवमेंट निकालना पड़ेगा। तो आपके पास अगर हम बात करते हैं बीसी मेंबर की, किसकी बात कर रहे हैं, बीसी मेंबर की। तो बीसी मेंबर के लिए जब हम फ्री एंड मूवमेंट की बात करते हैं MFBC, तो MFBC निकल के क्या आ जाएगा, अगर आपके पास UDL है, अगर आपके पास UDL है तो क्या निकल के आता है, मूवमेंट क्या निकल के आता है, WL²/12। कितना निकल के आता है, WL²/12। तो यहां से क्या हो जाएगा, लोड कितना है 30 इंटू L², लेंथ कितनी है 4 मीटर, अपॉन डिवाइड बाई 12। तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा, 12, 4 कितना आ रहा है, 30 मल्टीप्लाइड बाई 16, 30 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइड बाई 12, दैट इज कमिंग आउट टू बी 40। कितना आ रहा है, 40 किलोन्यूटन मीटर, 40 किलोन्यूटन मीटर। अब जब हम बात करते हैं अपने पास, जब हम फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालते हैं तो आपको पता है कि कोई भी बीम है, ठीक है, क्या है, इधर से फिक्स्ड है और यहां से भी फिक्स्ड है, और इसमें क्या लगा है, UDL लगा हुआ है। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होता है, इधर से क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, इधर से क्या होता है क्लॉकवाइज होता है। और जो इसका वैल्यू होती है WL²/12, ये कितना होता है WL²/12। तो अगर लोड कितना लग रहा है, W किलोन्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो जब हम बात कर रहे हैं मेंबर BC की, तो जो MFBC क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या आएगा माइनस। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, द फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या हो जाएगा, -40 किलोन्यूटन मीटर। अब हम बात करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन की। तो जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन होगी, द मोमेंट फॉर मेंबर BC क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑफ BC MFBC प्लस 2EI/L, 2EI/L। अब यहाँ पे थीटा B है और अपने पास थीटा C, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा B प्लस थीटा C। ठीक है, तो यहां से जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, MFBC इज गिवन एज -40 प्लस
2 EI अपने पास कांस्टेंट है, L कितना दिया है, L है 4 मीटर, तो 4 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 थीटा बी प्लस थीटा सी। तो यहां से कितना निकल के आएगा, -40 प्लस दिस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 बाई 4 इज 1, तो क्या हो जाएगा EI थीटा बी, EI थीटा बी प्लस यहां से क्या आ जाएगा 2 बाई 4 इज 0.5 EI थीटा सी, EI थीटा सी। तो यहां से आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज -40 प्लस EI थीटा बी प्लस 0.5 EI थीटा सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, पिक अप द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द बीम एज शोन इन द फिगर। तो यहां से आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शंस आपको निकाल के देने हैं, ठीक है। तो आपके पास बीम दी हुई है, क्या है, आपके पास एक बीम दी हुई है, कंटिन्यूअस बीम ABC, जिसमें कि A मेंबर क्या है आपका हिंज है, B क्या है हिंज है, C क्या है फिक्स्ड है। तो अगर आप बात करते हैं, आप हिंज एंड की बात करें या रोलर एंड की बात करें, तो हिंज और रोलर पे क्या होता है, मूवमेंट 0 होता है। तो अगर ये बोल रहा है कि मूवमेंट AB दैट इज MAB 0 है, तो एकदम करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तो ए यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं MAB इज इक्वल टू MBA, तो MAB 0 है बट MBA इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं MBA प्लस MBC इक्वल टू 0, तो किसी भी जॉइंट पे जो यहाँ पे मूवमेंट है कुछ ऐसा निकल के आएगा रोटेशन, तो इधर जो मूवमेंट होगा अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज उसके बराबर होगा। तो जब हम दोनों को क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम निकालेंगे दोनों को, तो MBA प्लस MBC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। एंड देन MCB इज इक्वल टू 0, तो C पे क्या है अपने पास फिक्स्ड एंड है, तो फिक्स्ड एंड पे मूवमेंट 0 नहीं होता, तो अपना जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, A एंड C आर करेक्ट, तो ऑप्शन A क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज A एंड C आर करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि विच इक्विपमेंट विल यू यूज फॉर हैंडलिंग लूज मटेरियल सच एज सैंड, ग्रेवल एक्सेट्रा। ऑप्शंस आर क्लैम्प सेल, पावर शॉवेल, ड्रैग लाइन, बैकहो, ठीक है। तो इसमें से आप कौन सा यूज करेंगे इक्विपमेंट किसके लिए, फॉर हैंडलिंग लूज मटेरियल सच एज सैंड और ग्रेवल। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, फॉर हैंडलिंग दी लूज मटेरियल सच एज सैंड, ग्रेवल एंड कोई भी लूज मटेरियल है, ठीक है ना, उनको जो हम क्या करते हैं, उनको हैंडलिंग करने के लिए हम डंप ट्रक का यूज करते हैं, क्लैम सेल का यूज करते हैं और लोडर्स का यूज करते हैं। किस किस का यूज करते हैं, लोडर्स और उसके बाद क्लैम सेल एंड उसके बाद हमने क्या करी, डंप ट्रक। सो फॉर हैंडलिंग ऑफ द लूज मटेरियल सच एज सैंड एंड ग्रेवल वी प्राइमरली यूज द लोडर, क्लैम सेल एंड डंप ट्रक, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ, दैट इज क्लैम सेल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्लैम सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 एकदम आसान सा क्वेश्चन है, विद इंक्रीज इन कॉम्पैक्शन एनर्जी इन कॉम्पैक्शन एनर्जी इन कॉम्पैक्शन टेस्ट, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि कॉम्पैक्शन एनर्जी की जब हम इंक्रीज करते हैं अपने कॉम्पैक्शन टेस्ट में, तो आपको पता होगा कि जब हम एनर्जी बढ़ाते हैं कॉम्पैक्शन टेस्ट में, तो आपका क्या होता है, OMC क्या होता है, डिक्रीज होता है, बट गामा डी मैक्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं किसकी, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट की बात करते हैं, तो अगर हमने क्या बढ़ाया, अगर हमने एनर्जी बढ़ा दी तो क्या हो जाता है अपना, ये क्या अपने पास गामा डी मैक्स है, ये क्या है गामा डी मैक्स है, और ये क्या अपने पास OMC, ये क्या अपने पास OMC, ठीक है। तो अपने पास ये OMC नॉर्मल था फर्स्ट, ठीक है, OMC 2 हो गया जब हमने क्या किया, एनर्जी को बढ़ाया, ठीक है। ये पहले क्या था, गामा डी मैक्स, ठीक है, और ये क्या है गामा डी मैक्स, अभी चेंज होके आ गया। तो कहने का मतलब कि जब हम एनर्जी बढ़ाएंगे, जब हम कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में कॉम्पैक्शन एनर्जी को बढ़ाएंगे, तो अपना जो गामा डी मैक्स है वो बढ़ जाएगा, बट OMC क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो गामा डी मैक्स इंक्रीजेस, ये क्या है, इंक्रीजेस एंड
OMC डिक्रीजेस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गामा डी मैक्स इंक्रीजेस एंड OMC डिक्रीजेस। ठीक है, तो आज का अभी अपना टाइम हो रहा है, तो ऑलरेडी 35 मिनट्स हो गए हैं। तो हम नेक्स्ट सेशन पे बाकी क्वेश्चन हम बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले अगर आप CG व्यापम जेई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो PWD जेई है और WRD जेई जिसका की एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए गेट एकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए ऑनलाइन लाइव बैच स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और इस क्रैश कोर्स में एनरोल होकर अपना रिवीजन, अपना बूस्टअप करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपने पहले भी पढ़ा है उसको आप बूस्टअप करना चाहते हैं, ठीक है, एक जो आपका कंटेंट है उसके थ्रू, क्योंकि आपको कंटेंट डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है कोई भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो अगर आप ये करना चाहते हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर दी ऑनलाइन बैच, ठीक है, या ऑफलाइन बैच के लिए, तो अगर आप अभी ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें कि आपके 3 टेक सब्जेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जियोटेक हो, ठीक है, जियोटेक स्टार्ट है, बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट है, और अपने पास क्या चल रहा है, एक जो सब्जेक्ट चल रहा है वो RCC चल रहा है, और नॉन टेक में आपको जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, अपने पास जियोग्राफी चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को परचेज करने के लिए, तो आप गेट एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, वहां से जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के में, टिल देन थैंक यू सो मच। तो हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट 15 to 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने सोचा था 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन आज डिस्कस हो जाएंगे, बट टाइम पहले ही हो चुका है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, गुड लक।